शाहरुख खान का बिलियन डॉलर एम्पायर समझने के लिए सबसे पहले हमें एक पॉपुलर मिथ को साइड में रखना होगा, और वो ये कि एसआरके बिल्कुल जीरो से आए थे बिना किसी सपोर्ट के। ये स्टोरी उनकी पीआर टीम ने सेल की थी ताकि शाहरुख खान इंडियन मिडिल क्लास से रिलेट कर सके। एसआरके वैसे तो किसी फिल्म फैमिली से नहीं थे, लेकिन वो पूरी तरह से आउटसाइडर भी नहीं थे। वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल एजुकेटेड और सोशली स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक फ्रीडम फाइटर और दिल्ली के रेस्पेक्टेड सर्कल का हिस्सा रहे थे, और उनकी मां फातिमा बेगम के ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल कनेक्शन थे, जिसका मतलब ये था कि एसआरके एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए जहां इन्फ्लुएंस और नेटवर्किंग का इंपॉर्टेंस समझा जाता था। इसके साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में उनके पहले से ही कई सारे कॉन्टैक्ट्स थे। अजीज मिर्जा जैसे थिएटर और टेलीविजन के बड़े नाम उनके क्लोज मेंटर्स रहे हैं, जिन्होंने फौजी और सर्कस जैसे शोज में उनके लिए काम दिलाया। और दिलीप कुमार जैसे लेजेंड्स के साथ उनका पर्सनल रिलेशन भी एक नॉन फैक्ट है। इसलिए ये कहना कि एसआरके को फिल्म सिर्फ रैंडम ऑडिशन से मिली सच नहीं होगा। उन्हें इनिशियल एक्सेस, एक्सपोजर और एंट्री इन्हीं नेटवर्क्स के थ्रू मिली थी। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स आपको सिर्फ दरवाजा खुलवा देते हैं, लेकिन 30 साल तक इंडस्ट्री के टॉप पे रहना, हर डिकेड में खुद को रीइन्वेंट करना और एक मल्टी बिलियन रुपी एम्पायर बनाना सिर्फ एक्सेस से पॉसिबल नहीं होता। एसआरके ने अर्ली स्टेज पे ये समझ लिया था कि एक्टिंग एक अनस्टेबल प्रोफेशन है, और अगर उन्हें लॉन्ग टर्म पावर चाहिए तो उन्हें सिर्फ स्टार नहीं बनना बल्कि स्टेक होल्डर बनना पड़ेगा। एक्टिंग उनका एंट्री टिकट था, फाउंडेशन था, जहां से इनिशियल पैसा और फेम मिला। लेकिन एसआरके का असली गेम वहां शुरू हुआ जहां वो अपफ्रंट फीस छोड़ करके प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल चूज करने लगे, जैसे पठान और जवान में, जहां उन्होंने फिल्म के प्रॉफिट का 50 to 60% शेयर लिया था, और एक सिंगल प्रोजेक्ट से उनकी अर्निंग 300 करोड़ रुपए के ऊपर चली गई, जो सिर्फ सेलिब्रिटी इनकम नहीं बल्कि ओनर लेवल इनकम होती है। लेकिन ये उनकी टोटल इनकम का सिर्फ एक हिस्सा है। एसआरके का अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसे हम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम से जानते हैं। इसे एसआरके ने 2002 में गौरी खान के साथ स्टार्ट किया था। रेड चिलीज सिर्फ फिल्म्स नहीं बनाती, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी क्रिएट करती है, वीएफएक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पोस्ट प्रोडक्शन और कलर ग्रेडिंग हैंडल करती है, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल राइट्स मैनेज करती है। मतलब वैल्यू चेन का हर इंपॉर्टेंट हिस्सा उनके कंट्रोल में है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेड चिलीज ने लगभग 300 करोड़ रुपए का रिवेन्यू और 85 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, और कंपनी के पास फिल्म्स अंडर डेवलपमेंट, अनसोल्ड राइट्स और डिजिटल इन्वेंट्री मिलाकर 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के एसेट्स हैं, जिसके बेसिस पर इंडस्ट्री इंसाइडर रेड चिलीज की वैल्यूएशन 2500 करोड़ रुपए के आसपास एस्टिमेट करते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस, ओम शांति ओम, रईस, पठान और जवान जैसे फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट्स ही नहीं रहे, ये लॉन्ग टर्म कैश फ्लो मशीन थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी डील्स और इंटरनेशनल मार्केट से सालों तक पैसा जनरेट किया, और यहीं से एसआरके एक एक्टर से एम्पायर बिल्डर में ट्रांसफॉर्म हुए। फिर 2008 में उन्होंने वो डिसीजन लिया जो उनकी बिजनेस इंस्टिंक्ट को प्रूव करता है, आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स खरीदना। जब आईपीएल एक एक्सपेरिमेंट था, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ था, और ज्यादातर ट्रेडिशनल बिजनेसमैन इसको एक एंटरटेनमेंट जिमिक समझ रहे थे, एसआरके ने स्पोर्ट्स को सिर्फ गेम नहीं बल्कि स्केलेबल एंटरटेनमेंट आईपी के रूप में देखा। और आज जब आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स लीग में से एक बन चुकी है, केकेआर की वैल्यूएशन 1.1 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें एसआरके का स्टेक काफी बड़ा है। और आईपीएल के नए मीडिया राइट साइकिल ने टीम्स की वैल्यू को और एक्सपोनेंशियल बना दिया है। केकेआर सिर्फ ट्रॉफी जीतने वाली टीम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है जिसके पास स्पॉन्सरशिप्स, मर्चेंडाइजिंग, डिजिटल फैन बेस और ग्लोबल रिकॉग्निशन है, और ये एसेट क्वाइटली एसआरके के नेटवर्थ में एक मैसिव रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ एसआरके ने अपने पर्सनल ब्रांड को भी एक स्ट्रक्चर बिजनेस की तरह मैनेज किया है। वो पिछले कई सालों से इंडिया के सबसे ज्यादा एंडोर्समेंट करने वाले सेलिब्रिटी रहे हैं। हर साल 150 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाते रहे हैं, और आज भी 5 से 10 करोड़ रुपए पर कैंपेन चार्ज करते हैं, क्योंकि उनके नाम के साथ ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी और मास अपील अटैच होती है। रियल एस्टेट में भी उनके डिसीजन इमोशनल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रहे हैं। मुंबई का मंदिर सिर्फ घर नहीं है बल्कि एक ग्लोबल कल्चरल लैंडमार्क है, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दुबई के पाम जुमेरा में उनका लग्जरी विला मिडल ईस्ट मार्केट में उनकी ब्रांड प्रेजेंस को मजबूत करता है, और लंदन की प्राइम प्रॉपर्टी करेंसी डाइवर्सिफिकेशन और वेल्थ प्रिजर्वेशन का काम करती है। जब इन सब इनकम स्ट्रीम, एक्टिंग, प्रोडक्शन ओनरशिप, स्पोर्ट फ्रेंचाइजी, एंडोर्समेंट, रियल एस्टेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एक साथ देखा जाता है, तो 2025 तक एसआरके का नेटवर्थ 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर क्रॉस कर चुका है, और वो इंडिया के फर्स्ट बिलियनियर एक्टर बन चुके हैं। एसआरके एक ऐसे इंडिविजुअल थे जिनके पास स्टार्टिंग एडवांटेज था, लेकिन जिन्होंने उस एडवांटेज को डिसिप्लिन,
रिस्क टेकिंग और ओनरशिप माइंडसेट के थ्रू एक सेल्फ सस्टेनिंग एम्पायर में कन्वर्ट किया। इसीलिए एसआरके की कहानी को या तो जीरो से हीरो या नेपोटिज्म प्रोडक्ट जैसे शैलो लेवल्स में फिट करना गलत है, क्योंकि उनकी रियल स्टोरी वहां है जहां स्टार्टिंग पॉइंट असिस्टेड था लेकिन फिनिश कंप्लीटली सेल्फ कंस्ट्रक्टेड था। और इसी वजह से आज शाहरुख खान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक केस स्टडी है इस बात की कि जब विजन क्लियर हो, कंट्रोल आपके हाथ में हो और आप फेम को एंड गोल नहीं बना के बल्कि टूल की तरह समझो, तो आप सिर्फ इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनते, आप इंडस्ट्री के ऊपर खड़े होते हो।